दूर से आवाज सुनने से ही पता चल जाता है एक रॉयल एनफील्ड आ रही है। आज हम में से अधिकांश लोग एनफील्ड बुलेट को एक ऐसे वाहन के रूप में देखते हैं जो परिष्कार और परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। लेकिन एनफील्ड, जिसने दुनिया में विश्व युद्ध और भारतीय सेना के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, के पास बताने के लिए 120 वर्ष के एक दुर्घटनापूर्ण कहानी है। कई बार बंद होने के कगार से निकल चुकी ये कंपनी कैसे आज एक सफल वैश्विक ब्रांड बन गई, आज का वीडियो इसी कहानी पर आधारित है। डी-डे वो दिन था जब नॉर्मैंडी में मित्र देशों की लैंडिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध की गति बदल दी। लेकिन ये केवल बड़े पैमाने पर सहयोगी सेना नहीं थी जो फ्रांस के तट पर उतरी थी, जो जर्मन सेना के खिलाफ लड़ी थी। ये पैरा ट्रूपर्स भी थे जो तट के साथ बड़े पैमाने पर नाजी तैनाती के पीछे पहुंच गए थे। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल भी ब्रिटिश सेना द्वारा उनके पैराट्रूपर्स की तीव्र गति के लिए प्रदान की गई थी। ट्यूबुलर क्रेट पैराशूट का उपयोग करके इन बाइक्स को दुश्मन की रेखाओं के पीछे तैनात किया गया था। ये बाइक्स ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चल सकती थीं और बहुत कम गुणवत्ता वाले ईंधन पर चल सकती थीं। इन बाइक्स का इस्तेमाल ब्रिटिश भारतीय सेना न केवल नॉर्मैंडी में बल्कि जापानियों के खिलाफ कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में भी किया था। बाइक के शानदार प्रदर्शन को मीडिया द्वारा काफी सराहे जाने की वजह से एनफील्ड ने दुनिया भर में कई सारे प्रशंसकों को हासिल किया। युद्ध के बाद एनफील्ड ने इन बाइक्स को जनता के लिए उपलब्ध कराया। इनमें से कुछ को मद्रास मोटर्स लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा भारत में आयात किया गया था। ये वो समय था जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। उस समय भारतीय सेना सीमा पर गश्त करने के लिए ट्रायम्फ और बीएसए बाइक का उपयोग करती थी। ये मोटरसाइकिलें हमेशा खराब होने लगी, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने एनफील्ड की ओर रुख किया। कंपनी से 3 साल पहले ब्रिटेन में लॉन्च किए गए 350 सीसी बुलेट मॉडल की 500 बाइक्स को आयात करने का निर्देश गवर्नमेंट ने मद्रास मोटर्स को दिया। ये मोटरसाइकिलें 1953 की शुरुआत में रेडिट से भारत आई। भारतीय सेना ने जल्द ही महसूस किया कि ये बाइक्स उन बाइक से कहीं बेहतर थी जिनका वे इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ सेना ने और अधिक बाइक्स प्राप्त करने की रुचि व्यक्त की। लेकिन भारत सरकार बाइक्स को इंपोर्ट करने के बजाय स्थानीय स्तर पर बनाना चाहती थी। नेहरू की सरकार का मानना था कि भारत में औद्योगिकरण मोटरसाइकिलों के निर्माण के माध्यम से लाया जा सकता है। एनफील्ड इस शर्त का पालन करते हुए भारत में बाइक बनाने के लिए तैयार हो गई। 350 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन वाली सबसे जानदार बुलेट देने का वादा उन्होंने किया और इसमें मद्रास मोटर्स भारत में उनकी भागीदार बनी। फिर 1955 में एनफील्ड इंडिया की स्थापना हुई और मद्रास के पास तिरुवोटियूर में प्लांट बनाया गया। उस समय देश भर में सेना और पुलिस बलों के लिए बुलेट्स का निर्माण यहीं से होता था। विडंबना यह हुई कि इस बीच इंग्लैंड में रॉयल एनफील्ड कंपनी बंद हो गई। वजह थी भारी नुकसान। इस प्रकार तिरुवोटियूर दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान बन गया जहां बुलेट का निर्माण किया जाता था। भारतीय कंपनी ने ब्रांड नाम रॉयल एनफील्ड का उपयोग करना भी बंद कर दिया। एनफील्ड इंडिया शुरू में इस बात से परेशान थी कि मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से अभी भी ब्रिटेन से आयात किए जाते हैं। उदारीकरण से पहले का दौर था ये। उस समय भारत में सालाना लगभग 2 लाख दुपहिया वाहनों का निर्माण होता था। बजाज स्कूटर का भी 80% बाजार पर कब्जा था। ये स्कूटर मध्यम वर्ग के लिए एकमात्र किफायती वाहन था। मोपेड भी उपलब्ध थे, लेकिन ये उचित गति से एक मोटे व्यक्ति का वजन नहीं उठा सकते थे। जावा और एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल ब्रांड जनता के बीच लोकप्रिय थी, लेकिन इनमें से किसी एक को खरीदने उतरना आसान नहीं था। वहीं दूसरी ओर एम्बेसडर और फिएट जैसी कारों को लग्जरी आइटम माना जाता था। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में चीजें बदल गईं। उदारीकरण से पहले जापानी कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए सामने आए। बाद में ये आम आदमी के लिए सस्ती और ईंधन कुशल मोटरसाइकिल बनाने की प्रतियोगिता का समय था। सुजुकी ने टीवीएस, हीरो ग्रुप होंडा और एस्कॉर्ट ग्रुप ने यामाहा के साथ हाथ मिलाया और बाजार को नाटकीय रूप से बदल दिया। 1985 में हीरो होंडा ने अपनी CD 100 लॉन्च की। इस 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल का वादा 80 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज था। उस जमाने के बजाज के स्कूटर इसके आधा ही माइलेज दे पाते थे। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, ये CD 100 का विज्ञापन था। 1989 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 8 रुपए थी और 1996 तक 21 रुपए होने की वजह से लोग ईंधन कुशल मोटरसाइकिलों की ओर बढ़ने लगे। जब भारतीय बाजार में ये सारे बदलाव हो रहे थे, तब एनफील्ड इन सब बातों से अनभिज्ञ गहरी नींद में था।
कारण ये था कि सेनाओं और धनी व्यक्तियों से नियमित आदेश प्राप्त होते रहते थे। उस समय की एनफील्ड मोटरसाइकिल कस्टम मेड थी। लगातार तेल रिसाव और इंजन के काम के कारण लोगों ने इसे रॉयल एनफील्ड बुलाना शुरू कर दिया। साथ ही बाइक का कास्ट आयरन इंजन बहुत अधिक ईंधन कुशल नहीं था। जैसे जैसे अन्य बाइकें गुणवत्ता और अच्छे मॉडल्स के साथ उपलब्ध होती गईं, लोगों ने उनकी ओर रुख किया और इसी के साथ एनफील्ड की मुश्किलें शुरू हो गईं। कंपनी ने 1987-88 में अपने इतिहास में पहली बार घाटा दर्ज किया। इसके बाद के वर्षों में एनफील्ड इंडिया कर्ज में डूब गया। मद्रास मोटर्स ने कंपनी को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। हर किसी को यह विश्वास हो गया कि अब इस कंपनी का अंत निश्चित है। उस समय आर्थिक तंगी के कारण एनफील्ड के पास पर्याप्त बाइक बनाने की क्षमता भी नहीं थी। एनफील्ड प्रति माह केवल 5000 यूनिट ही बेच सका। उनमें से आधे पहले महीने के भीतर शिकायतों के साथ लौट आए। कंपनी के पास उन्हें रिपेयर करने के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाने तक के पैसे नहीं थे। वो 1990 का दौर था जब एक ट्रैक्टर कंपनी आयशर ने एनफील्ड में निवेश किया था। 60 के दशक की हरित क्रांति से जुड़े ट्रैक्टरों की बढ़ती मांग से आयशर को भी काफी फायदा हुआ था, लेकिन वो 80 के दशक में ऑटोमोबाइल बाजार में आए बदलावों को भांप नहीं पाए। कंपनी के संस्थापक विक्रम लाल ने माना कि एनफील्ड दोपहिया बाजार में आयशर के प्रवेश को सक्षम करेगा, लेकिन उन्होंने एनफील्ड को पहले नुकसान से बाहर निकालने का फैसला किया। हम जानते हैं कि आज एनफील्ड केवल मध्यम भार वर्ग में मोटरसाइकिल बनाती है, लेकिन तब एनफील्ड के पास 330 सीसी बुलेट के अलावा 3 अन्य मोटरसाइकिलें थीं। नया निर्णय यह था कि लोकप्रिय मॉडलों को छोड़कर अन्य सभी मॉडलों के उत्पादन को धीरे धीरे बंद करना। इसके अलावा उन्होंने लागत में कटौती करने के लिए राजस्थान में एनफील्ड द्वारा बनाए गए नए प्लॉट और चेन्नई में कॉर्पोरेट मुख्यालय सहित सभी संपत्तियों को बेच दिया। लेकिन केवल तिरुवोटियूर प्लॉट ही नहीं बिका। बुलेट की ईंधन क्षमता में कमी के बारे में शिकायतों को दूर करने के लिए अगला कदम बुलेट के लिए एक नया डीजल इंजन विकसित करना था। भारतीय मोटरसाइकिलों के इतिहास में यह पहली बार था कि डीजल इंजन वाली बाइक पेश की गई थी। इसके अलावा एनफील्ड ने माइलेज को 32 किलोमीटर से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति लीटर करने के लिए पेट्रोल इंजन में मामूली बदलाव भी किए। इसके अलावा एनफील्ड ने एक नई 500 सीसी बाइक और 175 सीसी फ्यूरी का संशोधित संस्करण पेश किया। इसके अलावा उन्होंने वाहन की सर्विसिंग गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश भर में कई मैकेनिकों को प्रशिक्षित किया। 1994 में आयशर ने मद्रास मोटर से एनफील्ड का अधिग्रहण किया। उसी वर्ष एनफील्ड इंडिया ने यूके की कंपनी के साथ अपना पेटेंट विवाद सुलझा लिया और कंपनी को रॉयल एनफील्ड के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। उस समय भारत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए मानकों के साथ सामने आया। निर्माताओं को BS-1 के प्रभाव में आने से पहले यामाहा RX-100 और सुजुकी शोगन को बाजार से वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन 2 स्ट्रोक बाइक्स को पेट्रोल में लुब्रिकेंट ऑयल मिलाकर चलाया जाता था, अतः उनके द्वारा छोड़े गए धुएं में अधजले तेल वायु को अत्यधिक प्रदूषित करते थे। इसके विपरीत शुद्ध पेट्रोल जलाने वाले 4 स्ट्रोक इंजन अपेक्षाकृत साफ होते थे। कई लोगों का मानना था कि रॉयल एनफील्ड जो पुराने इंजन का इस्तेमाल करती थी, नए एमिशन नॉर्म्स के लागू होने से बंद हो जाएगी। लेकिन विक्रम लाल ने माना कि चूंकि सभी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों में 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, मामूली बदलाव से बाइक को BS-1 के अनुरूप बनाया जा सकता है। उन्होंने नए इंजन को डिजाइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज इंजन निर्माता कंपनी AVL से संपर्क किया। शर्त इंजन के बाहरी स्वरूप को बदले बिना एक नया इंजन प्रदान करना था। लेकिन जैसे ही AVL ने डिजाइन का काम शुरू किया, रॉयल एनफील्ड के इंजीनियरों के बीच एक चिंता पैदा हो गई। क्या नया इंजन एनफील्ड की दिल दहला देने वाली इंजन आवाज खो देगा? यदि ये आवाज जो प्रतिस्पर्धियों की ईर्ष्या और मोटर बाइक के प्रति उत्साहित लोगों का गौरव था, चली गई तो ब्रांड अपना अस्तित्व खो देगा। जैसे ही समस्या की गंभीरता स्पष्ट हुई, AVL ने समस्या को हल करने के प्रयास शुरू कर दिए। इस बीच एनफील्ड टीम ने पुराने इंजन की साउंड मैपिंग की और AVL को स्पेसिफिकेशंस सबमिट किया। इसका उद्देश्य नए इंजन की ध्वनि को यथासंभव पुराने एनफील्ड के समान बनाना था। ये प्रयास तब तक जारी रहा जब तक कि नए इंजन की आवाज पुराने इंजन के 99.8% से मेल नहीं खाती। इस नए डिजाइन को तैयार करने में AVL को 3 महीने का अतिरिक्त समय लगा। लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि AVL डिजाइन में पुराने इंजन की तरह भयंकर आवाज नहीं होती है। उन दिनों सेकेंड हैंड बुलेट की कीमत नई खरीदने से ज्यादा होती थी।
लेकिन सेना और उत्तरी भारत के कई किसानों और बाइक प्रेमियों को छोड़कर एनफील्ड में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। दशकों की उपेक्षा और खराब सेवा ने जनता को एनफील्ड से दूर कर दिया था। केवल एक व्यक्ति जिसके दिल में एनफील्ड उतर चुकी थी, सिर्फ वही इस कंपनी को विकास की ओर ले जा सकता था। ऐसे ही एक शख्स थे सिद्धार्थ लाल। हालांकि वो विक्रम लाल के बेटे थे, वो सामान्य कॉर्पोरेट अधिकारियों से अलग थे। सिड वो शख्स थे जिसने बाइक्स, खासकर बुलेट्स को दिल से लगा लिया। वो उन समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ थे जिनका सामना बुलेट ग्राहकों को लगातार करना पड़ रहा था। उस समय एनफील्ड बाइक्स में इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सुविधा की मांग ज्यादा थी। बुलेट की घातक बैक किक ज्यादातर के लिए बुरे सपने की तरह था। इस जरूरत को समझते हुए एनफील्ड ने बुलेट में छोटे छोटे बदलाव किए और इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर के साथ बाजार में पेश किया। वो इलेक्ट्रा बाइक का जन्म था। इसके साथ ही सिड के नेतृत्व में टीम ने एक बड़ा विज्ञापन अभियान शुरू किया। सारे विज्ञापन एनफील्ड की शान के बारे में थे। कम से कम हम में से कुछ लोगों को यह विज्ञापन याद ही होगा कि हर कोई ट्रेन सहित एक बुलेट को रास्ता देता है। विज्ञापनों का उद्देश्य जापानी ब्रांडों से दूर जाना था, जो उस समय केवल ईंधन क्षमता पर केंद्रित थे, और उन्हें यह बताना था कि व्यक्तित्व का महत्व बहुत बड़ा होता है। हालांकि सिड का मानना था कि कंपनी को विकास के अगले स्तर तक ले जाने के लिए कुछ मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। एक नया इंजन डिजाइन महत्वपूर्ण था। आकलन यह था कि एल्यूमिनियम से बना एक नया इंजन ही बार बार होने वाली समस्याओं का समाधान करेगा। कई लोगों को डर था कि पुराने कास्ट आयरन इंजन को बदलने से ब्रांड अपनी पहचान खो देगा, लेकिन सिद्धार्थ ने आगे बढ़ने का फैसला किया और सिड ने इस बात पर ध्यान दिया कि बुलेट की ओवरऑल लुक, हेडलैम्प और ट्रंक में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। नए इंजन का डिजाइन एक बार फिर से एवीएल ने किया। 2008 एनफील्ड बाइक्स का यूसीई आगे के बदलाव के लिए लिया गया। ये इंजन 2010 से सभी रॉयल एनफील्ड बाइक्स को पावर देता है। एवीएल ने एक बार फिर इंजन के शोर को यथासंभव पहले जैसा रखने की कोशिश की है, लेकिन बाइक के दीवानों के बीच आज भी ये बहस छिड़ी है कि पुराना कास्ट आयरन इंजन बेहतर है या नया। जैसा भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस इंजन ने एनफील्ड को कड़े इमिशन मानदंडों को पूरा करने और अधिक ऊंचाई तक पहुंचने में मदद की है। अधिक तेल रिसाव ना होने और कम सर्विसिंग समस्याओं के कारण अधिक लोग एनफील्ड की ओर आकर्षित हुए। फिर भी एनफील्ड पर्याप्त वाहनों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं थी। मुख्य समस्या ये थी कि बाइक के लिए आवश्यक कुछ पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। सिद्धार्थ ने 2001 में ही तय कर लिया था कि वो रॉयल एनफील्ड का सिर्फ इंजन और ट्रांसमिशन खुद बनाएंगे। अन्य सभी पुर्जों को विक्रेताओं से खरीदने की योजना थी, लेकिन विभिन्न डिजाइन, आकार में बड़े ईंधन टैंक और हेडलाइट को सावधानी पूर्वक और समय लेकर हाथ से बनाया जाना था। ऐसे मानव निर्मित टैंक अक्सर निर्दिष्ट मात्रा को पूरा नहीं करते थे। गुणवत्ता जांच में 75% टैंकों को खारिज कर दिया जाता था। इससे न केवल उत्पादन का स्तर घटा, बल्कि लागत में भी भारी वृद्धि हुई। लेकिन विक्रेताओं ने एनफील्ड निर्माण को भी मशीनीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करके समस्याओं को हल करने की कोशिश की। कंपनी को यह स्पष्ट था कि एनफील्ड विकास पथ पर है, लेकिन उस संदेश को लोगों और डीलरों तक पहुंचाने की जरूरत थी। इस तरह एनफील्ड डायरेक्ट कंपनी शोरूम की अवधारणा का जन्म हुआ। शुरुआत में चेन्नई और जयपुर में शुरू हुए ब्रांड स्टोर अब पूरी दुनिया में हैं। ये वो समय था जब स्पोर्ट्स बाइक्स पूरे देश में लोकप्रिय हो गईं। डुकाटी, होंडा और सुजुकी जैसी कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए देश में अपनी बेहतरीन मोटरसाइकिलें लॉन्च की। कई लोगों ने सोचा कि उनकी लोकप्रियता एनफील्ड को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन इसके विपरीत उनकी बढ़ती हुई कीमतों ने एनफील्ड को और अधिक स्वीकार्य बना दिया और अधिक ग्राहकों को ब्रांड की ओर आकर्षित किया। इसके अलावा देश भर में आईटी कंपनीज के उभरने के साथ ही एनफील्ड ने मार्केट में अपनी जगह बना ली। इसका कारण था आईटी फील्ड में काम करने वाले युवकों को बेहतर सैलरी और वीकेंड ट्रिप्स, और ऐसे में उन्होंने अपने पुराने और कम शक्ति वाले बाइक को अपग्रेड करके एनफील्ड की ओर रुख किया। एनफील्ड ब्रांड की मांग की वजह से बिक्री में भारी इजाफा दिखने को मिला। 2010 में इसकी प्रतिवर्ष केवल 50,000 बाइक्स बिकी, लेकिन 2015 तक ये बढ़कर 5 लाख हो गई। 2018 में 8 लाख से अधिक बाइक्स बेची गईं। तिरुवोटियूर में मौजूद कारखाने के अलावा कंपनी ने अधिक मोटरसाइकिल बनाने के लिए चेन्नई के पास ओरगट्टम और वल्लम वडागल में प्लॉट स्थापित किए। एनफील्ड की सफलता का असर आयशर के शेयर भाव में भी दिखा।
अगर हमने 2001 में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर 55,000 रुपए खर्च किए होते तो अब हमारे पास एक बेहतरीन लेकिन थोड़ी पुरानी बाइक होती। लेकिन अगर इतनी ही रकम आइशर मोटर्स के शेयरों में लगाई गई होती तो अब तक निवेश 4.75 करोड़ रुपए को पार कर गया होता। आज रॉयल एनफील्ड एक बहुत ही सफल और प्रिय कंपनी है। कंपनी जो 2 दशक पहले बंद होने के कगार पर थी, अपनी पूरी ताकत के साथ दोबारा वापस आकर एक विश्व स्तरीय ब्रांड बन गई है। लेकिन आज एनफील्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक क्लासिक ब्रांड बिना छेड़े आधुनिक तकनीकों पर आधारित नया मॉडल पेश करना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बहुत सारे मॉडल्स होने के बावजूद बिक्री का 50% हिस्सा आज भी क्लासिक बाइक ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले बहुत कम लोगों के पास बुलेट थी, लेकिन आज एनफील्ड भारतीय बाजार में हर 15 बाइक में से एक है। एक ओर ये बाइक की शानदार सफलता का संकेत देता है और दूसरी ओर यह संदेश देता है कि एनफील्ड बाइक आम हो गई है। इस मौके का लाभ उठाने के इरादे से आज आनंद महिंद्रा के सहयोग से जावा बाइक्स को पुनर्जीवित किया जा रहा है। रॉयल एनफील्ड एक ऐसी कंपनी है जो 120 साल के अंतराल में कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। इस पूरे समय में जिस चीज ने कंपनी को बचाए रखा है वो है एनफील्ड को पसंद करने वाले लोगों का एक समूह। इन लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि एक एहसास है। इस भावना का सम्मान करते हुए कंपनी और आगे तक बढ़ती रहे।